देखिए 38 नंबर प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। एस वर्मा का 38 नंबर प्रॉब्लम देखिए, कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, मान लिया जाए कि ये हॉरिजॉन्टल है एक्स और वर्टिकल है जो क्या है आपका वाई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि 15 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, 15 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऑब्जेक्ट को। एंगल जो है बना के फेंका गया वो 60 डिग्री है। तो कहता है बिल इट हिट वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहता है यहां से 5 मीटर की दूरी पर एक वर्टिकल वॉल है और वर्टिकल वॉल का हाइट नहीं दिया है, इसका मतलब उसका हाइट बहुत ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बात समझने की कोशिश कीजिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले रेंज निकालिए। तो रेंज आर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस, या सीधा लिख दीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 15 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 60 डिग्री बाई 10। तो देखिए 225 और इंटू 120 हो गया। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। अब बाई 10 हो गया। इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर लगभग 18.75 के आसपास आएगा। 18.75 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18.75 के आसपास आंसर आएगा। जो भी आएगा आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कर रहा है ऐसे देखिए, चलिए हम निकाल देते हैं। ये हो जाएगा आपका 112.5 और √3 का वैल्यू होता है 1.73। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से 112.5 और 1.73 है तो 1.7 ही लिखते हैं बाई 10। 10 से बाद में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से कीजिए 17 50 8 हो जाएगा। 34 और 8 4 12 42 4 हो जाएगा। 17 4 21 हो जाएगा और 17 2 19 हो जाएगा। मतलब आपका 19 दशमलव समथिंग मीटर आ गया। देख लीजिए, यानी कि इतना मीटर आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। अब कहता है कि 5 मीटर की दूरी पर जो दीवार है क्या उसको ये हिट करेगा? तो आंसर ए नंबर जो होगा, यस ये हिट करेगा। यह आंसर क्या होगा? एस, हिट किया। बस इतना ही आंसर लिखना था आपको। फिर क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दीवार जो है 22 मीटर की दूरी पर चला जाए, दीवार कहां जाए? 22 मीटर की दूरी पर चला जाए, तो पूछते हैं एस सी वर्मा विल आंसर डिफर? आंसर डिफर होगा। तो यस आंसर डिफर होगा। बी नंबर में भी ऑप्शन होगा यस, आंसर अलग होगा। अब की बार हिट किया था, इस बार हिट नहीं करेगा। तो आंसर नो नहीं लिखना है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि हिट करेगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं क्या आंसर में अंतर आ गया? तो यस आ गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं पहले यस हुआ था, हिट किया था क्वेश्चन में, और दूसरा बार हिट नहीं किया, तो आंसर में तो अंतर आ गया। पहले हिट किया था, पहले नहीं हिट किया था। तो इस तरह से आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा 39 नंबर प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम को बड़े आराम से बनाइए तब बनेगा क्वेश्चन। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है,
थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थीटा एंगल पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, थीटा एंगल पर। अब यह प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह से जाएगा आपका ऐसे, बात समझ लीजिए। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा यहाँ पर h है, ये बात आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम हाइट जो है आपका h है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है और हम भी बात समझ गए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट भी तो कहीं होगा, तो हाफ हाइट यहाँ होगा, तो उसके सामने दो पोजीशन पकड़ाएगा। एक पोजीशन आपका यहाँ पर पकड़ाएगा, एक पोजीशन यहाँ पर पकड़ाएगा। ये h/2 का जो पोजीशन है वह दो जगह मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ और सेकेंड पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब ऐसे ना पूछ जानते क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि आप यह बताइए कि आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहां से इस तरह से ये जाएगा। तो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी बताइए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या होगा। आप बताइए कि कैसे क्वेश्चन बनाइएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसमें आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, आप सबसे पहले तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, सोचिए किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, जब यहां से आप यहां तक कैसे जा रहे होंगे तो टाइम इंटरवल भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से वहां तक जाने का टाइम क्या है, और तब ना एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। बात को समझने की कोशिश की, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि इस दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो सोचिए क्या होगा, बात समझिए आखिर क्या होगा, तभी मजा आएगा, अन्यथा तो मजा नहीं आएगा। सोच लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। का डिस्प्लेसमेंट तो एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का निकालना है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि जितना मैक्सिमम हाइट गया ऑब्जेक्ट, उसका हाफ हाइट का दो पोजीशन होगा, एक पोजीशन होगा ये और दूसरा पोजीशन होगा ये। तो दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। जब एवरेज वेलोसिटी निकालने की बारी आएगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा। बनेगा इधर से भी क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ेगा। आप सोच रहे हैं डिस्टेंस निकालना कितना मुश्किल है यहाँ से वहां तक का, और टाइम भी निकालना बहुत मुश्किल है। बनेगा लेकिन बहुत महंगा बनेगा। तो हमको सस्ते में बनाना है तो अपने कंसेप्ट को रिवाइंड करना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को सोचना पड़ेगा। देखिए पहले बात ये समझ लीजिए, ये सेम लेवल से सेम लेवल में गया है। फॉर टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम लेवल इन प्रोजेक्टाइल। हम ये हाफ से हाफ ही नहीं बोल रहे हैं, हम सेम लेवल की बात कर रहे हैं। मतलब हाफ से हाफ रहेगा तो भी हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन की सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहे हाफ से हाफ, हमने कहा कि फॉर टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम लेवल इन प्रोजेक्टाइल। h/2 से h/2 क्वेश्चन पूछ दे, h/4 से h/4 क्वेश्चन पूछ दे, 3h/4 से 3h/4 के बीच में क्वेश्चन पूछ दे, हम सबका सोल्यूशन एक साथ समझा रहे हैं। हमने कहा कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता है कि टू पॉइंट ऑफ सेम लेवल इन प्रोजेक्टाइल क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज y बराबर 0। सॉरी डेल y कर दीजिए,
क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? बोलिए ध्यान से। गौरव, आप मेरी बात से सहमत हैं? बोलिए। दो डिफरेंट पोजीशन के बीच में आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 0 होगा कि नहीं, ये बताइए आप। चलिए तो हम ही बता देते हैं कि आपका 0 होगा, क्योंकि सेम लेवल से सेम लेवल में आए हैं, तो वर्टिकल में हाइट अभी भी h/2 है, अभी भी h/2 है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब देखिए, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहां से आएगा? दैट इज, फिर करके लिख सकते हैं कि वर्टिकल, या लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी along vertical, vertical is 0। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वेलोसिटी कहां से आएगा? इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्टिकल में आपका वेलोसिटी कहां से आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी 0 हो गया। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। वी नो दैट इन प्रोजेक्टाइल horizontal motion, horizontal motion, we know that in projectile horizontal motion is uniform, is uniform, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पर u cos थीटा है इनिशियल में इधर वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर भी u cos थीटा ही होगा वेलोसिटी, इस पॉइंट पर भी u cos थीटा ही होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, इस पॉइंट पर भी u cos थीटा ही होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस पॉइंट पर जब दोबारा टकराएगा तो भी u cos थीटा ही होता है। इस बात को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए दिमाग में कि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है तो आपका हर हाल में यहाँ पर क्या होगा? u cos थीटा होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity is constant, और वह जो होगा आपका u cos थीटा होगा। अब देखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी हर हाल में 0 होता है। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हर हाल में 0 होता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हर हाल में 0 होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आया समझ में? तो एवरेज वेलोसिटी जो है, देख लीजिए, बात समझ लीजिए, एवरेज जो वेलोसिटी है आपका, उसमें क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी की जब बात कीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म मोशन वाले वेलोसिटी सेम रह जाता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन 2 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 2 होगा। दैट इज, एक पॉइंट लास्ट में लिख देते हैं, फॉर सेम लेवल इन प्रोजेक्टाइल, for same level in projectile horizontal, for same level projectile average velocity is always u cos थीटा होगा। ये देखिए, आपको धोखा देने वाला एक क्वेश्चन था, अगर आप समझ लेते ना तो समझिए कि आपका क्या है। मतलब कि ये थ्योरेटिकली हम इसको एक्सप्लेन किए हैं, हम इसको क्या किए हैं? थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए हैं। इस बात को समझिए। आपको लग रहा था कि कितना भयानक न्यूमेरिकल है, इस भयानक न्यूमेरिकल का आंसर u cos थीटा होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि सेम लेवल से सेम लेवल प्रोजेक्टाइल में
जब भी आपको निकालना रहेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी h/2 से h/2, तो भी आंसर u cos थीटा होगा। कहेगा 3h/2 से 3h/4 से 3h/4 के बीच निकालना है, तो भी आपका u cos थीटा होगा। आपका h/4 से h/4 निकालना रहेगा, तो भी u cos थीटा होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझ गए ना बात को। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बात को समझिए, कंसेप्ट को पकड़िए, तभी मजा आएगा, अन्यथा कोई मजा नहीं आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोई परेशानी नहीं है, समझ लीजिए बात को, है ना। तो देखिए एसवीआर का ये जो क्वेश्चन था, आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर किया होगा। आपको ध्यान से में रखना पड़ेगा बात कि प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, वर्टिकल नॉन यूनिफॉर्म होता है। जब सेम लेवल की बात करेंगे तो वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जहां चले वहीं आएंगे, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसलिए सेम लेवल के केस में हर हाल में एवरेज वेलोसिटी जो होगा वह u cos थीटा ही होगा। क्या होगा? u cos थीटा ही होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, ठीक है। बात समझिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा निकला। 40 नंबर प्रॉब्लम है, 40 नंबर प्रॉब्लम है, उसको देखिए वह प्रॉब्लम कितना अच्छा है। 40 नंबर प्रॉब्लम को अगर ध्यान से समझते हैं आप, तो कहता बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट बॉम्ब एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। ये स्टेटमेंट से आपको फिर भी प्रूव करना पड़ेगा। कहता है एक एरोप्लेन जो है आपका हॉरिजेंटल में इस तरह से उड़ते हुए जा रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसा मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है आपका यू स्पीड से। कितना स्पीड से? यू स्पीड से। और कहता है यहां से एक बम गिर गया, बम ड्रॉप कर दिया। तो एक बात समझिए, ये बम जैसे ही ड्रॉप करेगा तो ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जिस सिस्टम से कोई चीज को ड्रॉप करते हैं उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी तथा उसका डायरेक्शन जिस सिस्टम से ड्रॉप किए हैं उस सिस्टम के तरफ होगा। यानी कि ये बम जो है यू स्पीड से इधर चलना शुरुआत करेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये रूप धारण कर लेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रूप धारण करेगा तो आपका ये बम अब इस तरह से जाएगा, आपको ऐसे जाके गिरेगा। अब देखिए क्या होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है एनी टाइप प्रोजेक्टाइल में। अभी हम उसी से क्वेश्चन बनाए थे। यानी इस पॉइंट पर आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर से यू होगा, इस पॉइंट पर आएगा तो यू ही होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगा, उसी पॉइंट से वो आगे बढ़ेगा। जबकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट अभी 0 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड आएगा, यहाँ पर स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर और स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर और स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पर और स्पीड बढ़ेगा। आपको क्या लगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको क्या लगा? हमको तो लगा कि वेक्टर का जो एरो होता है ना वो मैग्नीट्यूड बतलाता है। तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ छोटा एरो, यहाँ बड़ा एरो, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एरो दिए हैं। इसका मतलब यही हुआ
हमारा दर्शाने का तरीका हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 था, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ के ज्यादा हुआ है। ये तेल जो है मैग्नीट्यूड को बतलाता है, इसलिए वैसा दिखाए हुए। अब बताइए ध्यान से, प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्पीड u है और इस बम का प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल स्पीड u है। जब बम यहाँ था तो प्लेन यहाँ था। अब जितना देर में ये यहाँ पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय किया ये बम, उतना ही देर में तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं बात को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होने के कारण जब बम यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो प्लेन यहाँ पर आ जाएगा। जितना देर में बम ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतना देर में प्लेन आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसका डिस्प्लेसमेंट सेम इसलिए होगा प्लेन के बराबर, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब टाइम ऑफ फ्लाइंग सेम होगा और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो हर हाल में दोनों हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट भी सेम तय करेगा। आई वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, लेकिन एरोप्लेन तो वर्टिकल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बम यहाँ आएगा तो एरोप्लेन यहाँ, बम यहाँ आएगा तो एरोप्लेन यहाँ, बम यहाँ आएगा तो एरोप्लेन यहाँ। यानी जब तक बम फटेगा नहीं तब तक एरोप्लेन के वो पैरेलल ही रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम था। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से उड़ते हुए सिस्टम से कोई चीज को आप ड्रॉप कीजिएगा, है ना, क्या कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, हुआ बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो वहां पर जो बात होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर जो होगा उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या होगा यहाँ पर जो होगा, हर हाल में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, आपका 0 होगा। यानी कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो होगा आपका, ये कहने का मतलब है कि मतलब यूनिफॉर्म में रहने के कारण ये हमेशा नहीं। लेकिन अब प्रश्न इस यहीं तक नहीं मेरा उठता है, यानी कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन से जब आप कोई सिस्टम को गिराएंगे, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम से जब कोई ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, तो ऑब्जेक्ट हर हाल में उसके बिलो होगा, हर हाल में उसके बिलो होगा। यानी व्हेन, यानी कि पॉइंट में लिख देता हूं, इसको याद कर लेंगे। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो कर दिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम then dropping object फर्स्ट में जस्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम, जस्ट बिलो द मूविंग सिस्टम में जो भी आ जाए, मूविंग सिस्टम व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्म। कब रहेगा उसके नीचे, जब मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन अब ये ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट आपका आगे निकल जाएगा, मूव फॉरवर्ड, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, ये आगे निकल जाएगा फॉरवर्ड। कब आगे, कब निकलेगा, मूव फॉरवर्ड कब होगा, मूव फॉरवर्ड व्हेन मोशन इज डिसलरेटेड, डिसलरेटेड। और तीसरा पॉइंट में लिख रहे हैं मूव बैकवर्ड,
व्हेन मोशन इज एक्सेलरेटेड, मोशन इज क्या, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, मोशन इज क्या, एक्सेलरेटेड। यानी देखिए हम एक क्वेश्चन नहीं बताए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं। यानी कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, है ना, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम से आप कोई, जैसे ये हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम है, यहाँ से ऐसे पेन पकड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम से अगर कोई सिस्टम को गिराइएगा, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा था तो ये पेन नीचे जाएगा, ये सामने ऐसे चला जाएगा, लेकिन दोनों वर्टिकली बिलो रहेगा। लेकिन इससे ऑब्जेक्ट गिरा दिए इस मूविंग सिस्टम से, और इस सिस्टम में गिरने के बाद इस सिस्टम में जो है ना ब्रेक मार दीजिए, तो इसका स्पीड घटने लगेगा धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल में, और तब इस केस में ये आगे निकल जाएगा। क्योंकि जिस समय गिरा था, ये जिस समय गिरा था उस समय मान लीजिए स्पीड 10 होगा, तो गिर जाने के बाद इसका स्पीड तो हॉरिजॉन्टल में ऑलवेज 10 रह जाएगा, 10 10 10 10 10। अब इस सिस्टम में ब्रेक मार दिया तो इसका स्पीड 10 के बाद 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 होगा, तो ये आगे निकल जाएगा ना। लेकिन वही अगर हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम एक्सेलरेटेड हो जाए, ये बम गिरा दिया उस समय स्पीड 10 था, और उसके बाद इसका स्पीड बढ़ा ले एरोप्लेन का, तब जब स्पीड बढ़ा लेगा तो ये आगे बढ़ने लगेगा तेज से एरोप्लेन, 10 12 15 20 हो जाएगा, जबकि ये आपका, तो उस समय यहाँ से देखने वाले आदमी को वो आपको क्या लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। किसको, एरोप्लेन पर बैठा हुआ उसको दिखेगा, लेकिन जो जमीनमा पर है ना उसको हर हाल में ऐसा ही दिखेगा। उसको कैसा नहीं दिखेगा, हर बार वैसा ही दिखेगा, लेकिन अलग अलग जो दिखेगा जो गिराया है एरोप्लेन पर बैठो उसको। बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कोई कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, बस इतना ही सोच लीजिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वही, यहाँ पर जो है आपका, बॉय स्टैंड ऑन ए लॉन्ग रेलरोड कार, थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, द कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड with acceleration 1 meter per second and projectile velocity vertical about इतना, how far behind the boy will ball fall on the car। यानी देखिए अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका उल्टा आपकी बार दिए हैं क्वेश्चन में। उल्टा क्या दिए हैं वो अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। उल्टा दिए हैं आखिर ये क्या दिए हैं, जो भी तो समझना जरूरी है, ये उल्टा आखिर क्या दिए हैं। तो उल्टा क्या दिए हैं उसको समझिए। ये दिए हैं 41 नंबर क्वेश्चन में आपकी बार कि एक हॉरिजॉन्टल मूविंग जो है रेल रोड कार है। रेल रोड कार का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा कार है वो मूव करते हुए जा रहा है, थोड़ा दूर तक जा रहा है ना, क्या हो जा रहा है, थोड़ा दूर तक जा रहा है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दूर तक जा रहा है, इसमें हम खड़े थे यहीं पर बगल में, और आप भी खड़े थे इसमें, है ना। आप गेंद को सीधा ऊपर की ओर फेंक दिए, किधर फेंक दिए, सीधा ऊपर की ओर फेंक दिए। 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं आप ऊपर की ओर, है ना। और गाड़ी में एक्सेलरेशन भी है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी है। तो एक बात को आप समझ लीजिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन में आप रहते ना तो आपको मजा आ जाता। क्या मजा आ जाता भाई, जब यूनिफॉर्म मोशन में ये गाड़ी रहता तो जानते क्या होता, आप गेंद को ऊपर फेंकते और कुछ समय के बाद जब गेंद फिर नीचे आता तो आपके हाथ में ही आता। मान लीजिए कि जिसमें आप ऊपर फेंके थे 9.8 से, उसमें गाड़ी का रफ्तार 5 होगा या 10 होगा, 5 होगा या 10 होगा, तो आपका बॉल को आप ऊपर फेंके 9.8 से, लेकिन 10 वाला मीटर पर सेकंड बॉल को अपने आप मिल गया, क्योंकि मूविंग सिस्टम से आप गेंद को फेंके हैं। यानी कि एक बात और क्लियर कर लीजिए दिमाग में, ये केवल बात यही नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग सिस्टम से ड्रॉप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर यही है आपका बात समझना है कि अगर हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम से कोई ऑब्जेक्ट गिराए हैं, ड्रॉप किए हैं, तो क्या इसका वेलोसिटी उस हॉरिजॉन्टल सिस्टम के बराबर हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल मूविंग सिस्टम से जब गेंद को आप ऊपर फेंकिए, कहीं फेंकिए,
लेकिन इस सिस्टम वाला वेलोसिटी जिस समय फेंके वो वाला मिलेगा इसको हर हाल। यानी कि अगर आप फेंक दिए ऊपर तो गेंद को जिस वेलोसिटी था वो भी इसको मिल गया, लेकिन चूंकि एक्सेलरेटेड था तो जब आप गेंद ऊपर फेंक दिए इसका हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड तो वही रह गया, लेकिन एक कार वाला स्पीड तो बढ़ गया, इसलिए पीछे गिरेगा। कितना पीछे गिरेगा ये निकालने के लिए क्या कीजिए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। वर्टिकल में चूंकि तो आप फेंके थे तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। यानी आप यहां पर निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, यानी 2 गुने 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8 बराबर 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड के लिए गेंद जो है हवा में रहा, उतना ही देर में ये पीछे गिरेगा। तो जितना वेलोसिटी इस गेंद का था उतना ही वेलोसिटी इस गाड़ी था, क्या रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गया इनिशियल में। इसलिए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन में स्टडी कीजिएगा, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन में अब स्टडी, तो वर्टिकल में स्टडी किए थे टाइम निकालने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव में जीरो हो गया, लेकिन हाफ a² तो रह गया, तो x बराबर हो गया आपका हाफ, एक्सेलरेशन था 1 और टाइम था 2 सेकेंड, तो आपका आने 2 मीटर पीछे गिर गया है। यानी कि 2 मीटर ये गेंद किधर गिरेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा, पीछे जाके गिर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इतना क्वेश्चन को जल्दी से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। लेकिन ये सब बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, एकदम पॉइंट को याद करना पड़ेगा हर हाल में कि आपको हॉरिजॉन्टल में किसी सिस्टम से ड्रॉप किए हैं, तो सिस्टम से ड्रॉप करने के बाद आप फेंकिए या ड्रॉप कीजिए, आपको हर हाल में उतना वेलोसिटी तो मिलेगा ही, एट एनी कंडीशन वो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। कुछ भी कीजिए वह वेलोसिटी तो हर हाल में आपको मिलेगा, बस इतना ही सोच लीजिए, है ना। वेलोसिटी तो आपको मिलेगा ही हर हाल में, किसी भी कंडीशन में आपको मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा हर हाल में, है ना। तो देखिए, बात को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अगला जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम लाजवाब है, 42 नंबर प्रॉब्लम। देखिए, यह वाला घटना तो आप लोग के साथ लाइफ में बहुत बार घटा होगा। आप गेंद खेल रहे होंगे, है ना, छत पर, और सीढ़ी पर गेंद फेंका गया होगा बहुत बार। सीढ़ी जो है आपका ऐसा बना हुआ है, फिर आगे ऐसा बना हुआ है ना, और फिर ऐसा आगे बना हुआ है, फिर आगे ऐसा बना हुआ है, और फिर आगे ऐसा बना हुआ है। देख लिए ध्यान से, इस तरह से बात समझिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या करना है और नहीं करना है, जो इस बात को समझिए। अब यहाँ पर बात अगर समझिएगा अच्छी तरह से तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसकी बात को कीजिए, है ना। उसकी बात को अगर करते हैं तो बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ से एक गेंद है जो आ करके फेंका गया, कितना स्पीड से फेंका है ये नहीं पता है, लेकिन स्टेयर की जो हाइट है ईच एंड एवरी टाइम वो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है जो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हाइट वो 10 सेंटीमीटर है हर केस में, ये 10 सेंटीमीटर है हर केस में, ये 10 सेंटीमीटर हर केस में, और ये वाला जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर है। अब इसी बार हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से मिनिमम ये कितना वेलोसिटी से फेंका है, यू का मिनिमम वैल्यू यू का क्या हो कि हर हाल में तीसरा सीढ़ी पर जाके गिरे। मिनिमम कितना वेलोसिटी से फेंकिए कि पहला, दूसरा, तीसरा पर गिरे, ऐसा कह रहे हैं क्वेश्चन में। मिनिमम कितना वेलोसिटी फेंकिए कि ये तीसरा में जाके ड्रॉप करे, तीसरा पर जाके सीधा फॉल करे, इस बात को बोल रहे हैं। बात समझ लीजिए इसी तरह से, मिनिमम तीसरा पर जाके फॉल करे, इस बात को बोल रहे हैं कि मिनिमम क्या करें कि वो तीसरा पर ही जाके हर हाल में फॉल करे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से आखिर क्या हुआ जो, है ना।
अब देखिए जब तीसरा पर फॉल करने की बारी आ रही है, तीसरा पर ही गिरे, तो अब सोचिए कि तीसरा में आप कहाँ गिराइएगा, ये सोचना पड़ेगा। तीसरा में आप कहाँ गिराइएगा, यहाँ पर गिराइएगा। तीसरा में गेंद कहाँ पर गिरे, यहाँ पर गिरे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गेंद ऐसे हवा में जाएगा, हवा में जा करके यहाँ रुकेगा फिर नीचे सीधा फॉल करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब मिनिमम स्पीड वाला भी बात है, तो आप कहिए सर यहाँ गिराएंगे तो यहाँ गिरवे नहीं करेगा गेंद। लास्ट में गिराइएगा तो मैक्सिमम वाला स्पीड हो जाएगा। आप बीच में भी नहीं मान सकते, आप कैसे मान लिए कि बीच में गिराएंगे, आपका बात हम क्यों मानेंगे। तो समझ सकते हैं बात को, यहाँ बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। तो सारा कंट्राडिक्शन को अगर दूर करना है तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए क्या करना पड़ेगा। कहता मिनिमम कितना स्पीड से फेंकें कि तीसरा पर गिरे, तो मिनिमम आप उतना स्पीड से फेंकिए कि जस्ट वह गेंद ये यहां से टकराते टकराते बच जाए। कहां से, सेकंड सीढ़ी के कॉर्नर से टकराते टकराते बच जाए। तो नीचे कहीं भी गिरे उससे क्या मतलब, वो मिनिमम स्पीड होगा, क्योंकि उससे कम होगा तो टकरा जाने वही टप्पा खा के फिर बहुत दूर फेंका जाएगा। यानी कि यहाँ कंसेप्ट क्या याद करना वो सुनिए। कंसेप्ट ये याद करके रखना है आपको कि जिस सीढ़ी पर गिरावे और मिनिमम स्पीड की बात करेगा, तो हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, तो हर हाल में आपको उसके जस्ट पहले आके फॉल करेगा, वहां की बात करेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी इस पोजीशन की बात करेगा। तो यहीं पर आपको बात करना है। अगर तीसरा पर कहेगा तो दूसरा कॉर्नर पर बात कीजिएगा, दूसरा पर कहता तो पहला ही कॉर्नर पर बात करते हैं। तो गेंद यहां से यहां तक का स्टडी कीजिए। तो यहां से यहां तक में आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले ये निकाल लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका 20 + 20 यानी 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर आ गया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 10 + 10 यानी आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, यानी 0.2 मीटर हो गया। गौर से समझिए बात को अच्छी तरह से। अब देखिए यहां से बात अगर समझते हैं तो बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप जानते हैं x बराबर u √2h/g होता है। तो x क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है 0.4, u निकालना है आपको 2, और हाइट कितना है 0.2 है, और बाई 10 है, तो ये भी 0.2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं u × 0.2, 2 गो रहता है तो रूट से एगो बाहर निकल जाता है, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर तो u बराबर डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देख लीजिए, यानी इतना स्पीड से फेंकेंगे मिनिमम स्पीड से, तो आपका गेंद कहाँ जाके टकराएगा, आपका हर हाल में थर्ड सीढ़ी पर। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से।